नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज का सही चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण वक्र। वक्र यानी कि कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं और उन शब्दावलियों के बीच में कुछ संबंधों की हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। शब्दावली में जैसे गरीबी है, गरीबी का आय से क्या संबंध है, बेरोजगारी से क्या संबंध है, आर्थिक समृद्धि का पर्यावरण से क्या संबंध हो सकता है, और उनको अलग अलग वक्रों के माध्यम से प्रेजेंट किया जाता है। उन्हीं चीज़ों को हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण वक्र, आप लोग नाम सुनते भी होंगे, लेकिन जब इसमें परीक्षा में प्रश्न आता है तो हम जान नहीं पाते हैं कि किन किन चीज़ों के बीच में पर्टिकुलर प्रकार का जो वक्र इस्तेमाल किया जा रहा है वो क्या प्रदर्शित करता है। उदाहरण के तौर पर हम लोग देखें, यहाँ पर लॉरेंज वक्र हम लोग सुनते हैं, गिनी गुणांक का नाम सुनते हैं, कुजनेट्स वक्र के बारे में सुनते हैं, फिलिप्स वक्र है, पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र है, लाफर वक्र है, प्रस्ताव वक्र है और व्यापार उदासीनता वक्र है। आप जब इन शब्दों को पढ़ रहे होंगे तो आपको आइडिया नहीं लगेगा कि आखिर में ये क्या बता रहा है, किन चीज़ों के बीच में संबंध को प्रदर्शित कर रहा है, ये आप नहीं जान सकते हैं। तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के वक्रों में कौन सी विभिन्न विभिन्न चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है और उनके बीच संबंधों को दर्शाया गया है। ये चीज़ हम लोग देखेंगे यहाँ पर। जैसे उदाहरण देखिए, पहला नंबर जो है लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक। तो लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक में जो हम क्या इसमें समझेंगे, सबसे पहले ये समझें कि सामान्य तौर पे जो सापेक्ष गरीबी होती है, सापेक्ष गरीबी जब हम कह रहे हैं तो हम लोग गरीबी, जैसे कोई व्यक्ति गरीब कई लेवल के हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं मिडिल क्लास होती है, मिडिल से बिलो भी होती है, फिर नीचे गरीबी बिलो पॉवर्टी लाइन में चले जाते हैं, उसमें भी गरीबी का अलग अलग लेवल देखने को मिलता है। तो हम लोग सापेक्ष गरीबी शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं। सापेक्ष गरीबी में विभिन्न आय वर्गों, मतलब कि आय वर्ग भी कई डिवीजन देखने को मिलता है गरीबों में भी, और जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास जो फैमिलीज होती हैं, उसमें हम लोग देखते हैं कि आय का जो आय जो वर्ग है वो विभिन्न विभिन्न प्रकार के आय, किसी की सैलरी कुछ है, किसी की सैलरी कुछ है, किसी की सैलरी कुछ है। तो जो आय का मतलब जो वितरण देखने को मिलता है वो विभिन्न विभिन्न होता है। तो सापेक्ष गरीबी विभिन्न आय वर्गों के बीच में विषमता बताती है। तो सापेक्ष गरीबी हम कह रहे हैं, ये पर्टिकुलर ये व्यक्ति इतना गरीब है, ये व्यक्ति अपर लोअर क्लास है, अपर बिलो लोअर क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है। तो इसको जो हम इस तरह से कह रहे हैं तो इसका मतलब कि उनकी आय में अंतर है। हमने उनको आय वर्गों में विभाजित कर दिया कि इनकी आय इतनी रही होगी, या इस मतलब कि आय वर्ग उनका अलग अलग है। सीधी सी बात है कि गरीबी अप डाउन हो रही है, कोई ज़्यादा गरीब है, कोई कम गरीब है, कोई थोड़ा सा अमीर है। तो आय के डिफरेंस के कारण ही है, चाहे वो पूरी फैमिली की आय हो, चाहे पर्टिकुलर एक आदमी की आय हो जो पूरी फैमिली को चला रहा हो। तो उस तरह से चीज़ें देखेंगे। इतनी चीज़ें बहुत कॉमन चीज़ें आप समझ जाएंगे। इसी विषमता को, मतलब अब देखिए समझिए, आय वर्ग के बीच में जो विषमता है, इसी चीज़ को प्रदर्शित करने के लिए दो विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। वो दो विधियां हैं लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक। याद रखेंगे, लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक, लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक। लॉरेंज वक्र जब जाते हैं हम तो देखेंगे आय के वितरण। अब देखिए वही चीज़ जो मैंने आप लोग को बताया, आपके दिमाग में सीधे तौर पे आना चाहिए। जब हम लॉरेंज वक्र का बोल रहे हैं और जब गिनी गुणांक हम बोल रहे हैं तो इसमें समझेंगे कि इसमें क्या बात की जाने वाली है। हम आय वितरण की बात कर रहे हैं, गरीबी की बात करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो सीधे अगर प्रश्न आता तो तुरंत ही आप क्लिक कर लेंगे कि आपका ऑप्शन क्या होने वाला है। लॉरेंज वक्र आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं, ध्यान देंगे, आय के वितरण में विषमताएं हैं, मतलब लोगों की आय अलग अलग है, उसका जो आय का वितरण वो अलग अलग है, इसीलिए वो गरीबी के स्तर को भी प्रदर्शित कर रहा है। मतलब गरीबी का स्तर अलग अलग है, मतलब गरीब, कम गरीब, ज़्यादा गरीब, बहुत अधिक गरीब, इस तरह से आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को दर्शित करने वाला वक्र लॉरेंज वक्र कहलाता है। सीधी सी बात है। एक सेंटेंस में कही जाए बात तो लॉरेंज वक्र जो है आर्थिक विषमता की माप को बताता है, मतलब कि आर्थिक विषमता की माप करता है। आर्थिक विषमता क्या कह रहे हैं, इसका मतलब कि आर्थिक विषमता जो शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब है व्यक्ति की आय अलग अलग है, तभी आर्थिक विषमता देखने को मिल रही है। तो ये तो हो गया लॉरेंज वक्र। जब हम लोग गिनी गुणांक बोल रहे हो तो गिनी गुणांक में क्या कहेंगे, आय या संपत्ति, वही सेम चीज यहाँ पर भी बात कर रहे हैं कि वितरण में व्याप्त असमानता, वही
विषमता असमानता इस्तेमाल कर ले रहे हैं, लेकिन गिनी गुणांक क्यों कह दे रहे हैं? क्योंकि इसमें सांख्यिकी के माध्यम से इसका मापन कर रहे हैं, इसलिए इसे गिनी गुणांक की संज्ञा दे रहे हैं। मतलब इसकी गणना, मतलब किसकी गणना? आय और संपत्ति का जो वितरण है उसमें जो असमानता हो रही है उसको हम प्रेजेंट करेंगे सांख्यिकी के माध्यम से, सांख्यिकी माप के माध्यम से करेंगे, तो सीधे गिनी गुणांक इसको बोला जा रहा है। गिनी गुणांक जितना अधिक होगा समाज में विषमता उतनी अधिक होगी। इस चीज को आप लोग इंपॉर्टेंट तौर पे तय कर लें, याद कर लें इसको, कि गिनी गुणांक में जितनी अधिकता होगी उतनी ही समाज में विषमता देखने को मिलेगी। आर्थिक विषमता शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। आर्थिक विषमता, समाज विषमता कई तरह की है, लेकिन हम यहाँ पर चूंकि आय की बात कर रहे हैं, संपत्ति की बात कर रहे हैं, आर्थिक कारणों की बात कर रहे हैं, आर्थिक कारकों की बात कर रहे हैं, तो वहां पर आर्थिक विषमता की ही बात करेंगे। और जब आर्थिक विषमता कही जाती है तो व्यक्ति की आय उसमें जोड़ी जाती है, परिवार की आय की गणना की जाती है। तो ध्यान रखेंगे कि आय हम शब्द का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं, या आर्थिक विषमता का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं, कहाँ आय वितरण का बात कर रहे हैं, कहाँ आय जो आर्थिक विषमता कहाँ उसकी बात कर रहे हैं। तो ध्यान दें कि वो लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक में हम कर रहे हैं। तो अगर आपके सामने ऑप्शन है तो बहुत आसानी से आप इसको टिक कर ले जाएंगे। फिर आता है कुजनेट्स वक्र। जब हम कुजनेट्स वक्र कहते हैं तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर भी आय है, लेकिन अब आय को यहाँ पर प्रेजेंट किस तरह से किया जा रहा है इसको हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से डिफरेंस है लॉरेंज वक्र, गिनी गुणांक और कुजनेट्स वक्र के बीच में। प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि के साथ जैसे जैसे आय की वृद्धि होगी उसके साथ प्रारंभ में आय की विषमता बढ़ती जाएगी। ध्यान दें, व्यक्ति की आय में वृद्धि होगी तो आय की विषमता में भी वृद्धि होगी। मतलब कि आय में वृद्धि हो रही है, किसी व्यक्ति की आय की वृद्धि, सब व्यक्ति समाज में बहुत से व्यक्ति हैं, सबकी आय में वृद्धि हो रही है, तो जो आय की जो विषमता देखने को मिल रही है तो उसमें भी वृद्धि होते हुए दिखेगी। बाद में आय के वृद्धि के साथ आय वितरण की विषमता में कमी देखने को मिलती है। मतलब कि कुछ समय तक तो ऐसा लगेगा कि आय की वृद्धि हो रही है और समाज में आय की विषमता बढ़ती चली जा रही है, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा देखने को मिलेगा एक पीक पॉइंट पे कि आय का वृद्धि हो जरूर रही है, लेकिन जो विषमता है वो घटने लगी है। ध्यान देंगे, ऐसा क्यों हो सकता है? इसके कारण ये है कि जब व्यक्ति की आय बढ़ती है, जब समाज में सभी की आय बढ़नी शुरू होगी, तो ऐसा शुरुआत में तो लगेगा कि डिफरेंस देखने को मिल रहा है, अलग अलग आय वर्ग के लोग पैदा हो रहे हैं, लेकिन एक चल के जब यही जो आय वर्ग वाले जब इतना संपन्न हो जाएंगे या इतना सक्षम हो जाएंगे, तो जो अपने नीचे जो गरीब स्तर के लोग ले रहे हैं उनको रोजगार मुहैया करा सकते हैं वो, ठीक है। जिससे क्या होगा, उनके बीच जो अंतर, जो बहुत लंबी खाई देखने को मिली, जो विषमता देखने को मिल रही थी, वो विषमता धीरे धीरे कम होती हुई दिखेगी। लेकिन कब, जब एक पीक पर पहुंच जाएगी ये वृद्धि तब, ठीक है। अब पता लगा किसी व्यक्ति की उतनी ही आय है जितना वो अपना परिवार का भरण पोषण कर पा रहा है, तो वो किसी को रोजगार कैसे मुहैया करा सकता है। तो ये चीज यहाँ पर संबंध देखने को मिल रहा है आय की वृद्धि और आय की विषमता के बीच में। लेकिन इसमें दो चीजें स्पष्ट की जा रही हैं, एक बार वक्र ऊपर जाएगा और एक बार वक्र नीचे आएगा। मतलब यह है कि आय की वृद्धि तो कंटिन्यू करनी है हमको, लेकिन जो विषमता है वो एक लगेगा कि वो बढ़ रही, एक बार तो बढ़ेगी लेकिन फिर घटना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो याद ध्यान देंगे, तो इसमें आय वितरण की विषमता को बढ़ाना है शुरुआत में, फिर आय वितरण की विषमता को कम करते चले जाना है। ये चीज़ देखेंगे, इसको बोलेंगे कुजनेट्स वक्र। लेकिन इसमें भी किसके वितरण को ही बताया गया है, आय के वितरण को ही प्रदर्शित कर रहे हैं यहाँ पर भी, लेकिन उसको प्रदर्शित करने का तरीका और प्रेजेंट करने का तरीका यहाँ पर अलग चीज़, बात अलग कही जा रही है, परिभाषा अलग है, ठीक है। यहाँ अलग चीज़ कही है, यहाँ पे विषमता की बात की, लेकिन ऐसा कहीं नहीं बताया गया है कि कुछ घट रही है बढ़ रही है, इस तरह से चीज़ें नहीं बताया गया है। लॉरेंज वक्र, गिनी गुणांक, बस इतना बताया गया। इसमें हम लोग करते क्या है, किस चीज़ को प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं फिलिप्स वक्र की बात करते हैं। जब हम लोग फिलिप्स वक्र की बात कर रहे हैं तो इसमें शब्द इस्तेमाल हो जाएगा बेरोजगारी और मुद्रास्फीति। ध्यान देंगे, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की बात कर रहे हैं हम लोग। अब इस चीज़ को मैं बार बार अपने पुराने वीडियो में बता चुका हूं कि ध्यान दें, पहले तो इतना ध्यान लें कि फिलिप्स वक्र में कर क्या रहे हैं हम लोग, किस चीज़ को, मतलब कि हम ग्राफ में क्या शो करेंगे।
हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन में। तो एक तरफ हम लोग बेरोजगारी की दर को प्रेजेंट करेंगे और उसके सापेक्ष मुद्रास्फीति में क्या अंतर देखने को मिले, या मुद्रास्फीति की वजह से बेरोजगारी में क्या असर पड़ रहा है, इस चीज़ों को हम लोग कोरिलेट करेंगे फिलिप्स वक्र के अंदर। अब समझने के लिए बहुत ही सामान्य चीज़ें मैं बार बता भी चुका हूँ कि जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ेगी मुद्रास्फीति की दर क्या होगी, घटती चली जाएगी। याद रखेंगे, जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ेगी मतलब कि लोगों के पास पैसा ही नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है तो लोग सामान नहीं खरीद पाएंगे, और जो लोग सामान नहीं खरीद पाएंगे तो सामान क्या होगी, सस्ती होती चली जाएगी, मुद्रास्फीति क्या होगी, गिरती चली जाएगी। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे बेरोजगारी कम होती जाएगी मुद्रास्फीति भी बढ़ेगी और वस्तुएं क्या होंगी, महंगी होंगी। हालांकि ये हमेशा जरूरी नहीं है, यहाँ ध्यान देंगे, ये भी मैं बता चुका हूँ कि ये हमेशा जरूरी नहीं, लेकिन सामान्य स्थिति में जो एक व्यवहारिक चीज़ें जो देखा जाना चाहिए समाज मतलब किसी देश की अर्थव्यवस्था के अंदर यही चीज़ होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऐसा नहीं होती, बेरोजगारी का स्तर भी हाई होता है और वस्तुओं का जो कीमतें वो भी हाई होती हैं। तो समझ लीजिए कि अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। वर्तमान में देख सकते हैं कि आपको इसी तरह की स्थिति से सामना करना पड़ रहा है कि देख रहे हैं कि बेरोजगारी की दर भी बढ़ रही है और वस्तुओं की कीमत में भी बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है ना, तो ये चीज़ अलग चीज़ है। ठीक है, लेकिन जो सामान्य स्थिति होती है वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि बेरोजगारी की दर जब बढ़ेगी तो वस्तुओं की कीमतें कम होनी चाहिए। यही एक अच्छा अर्थव्यवस्था यही प्रदर्शित करता है। जब फिर तब इसमें ये लगेगा कि हाँ कि बेरोजगारी की दर बढ़ रही है, बेरोजगारी दर बढ़ रही है, मुद्रास्फीति गिर रही है, तो हमको मुद्रास्फीति को संतुलित रखना है। तब इसमें सरकारें अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का काम करती हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ें एक चीज़ हमको देखने को यहाँ मिलेगा। तो फिलिप्स वक्र क्या बता रहा है, फिलिप्स वक्र बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति के बीच में संबंध को प्रदर्शित कर रहा है। तो याद रखिएगा फिलिप्स वक्र में किन दो शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर देखेंगे पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र। अब जब पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र, अभी आपने कुजनेट्स वक्र में पढ़ा है, कुजनेट्स वक्र में हमने क्या पढ़ा कि आय की वृद्धि के साथ साथ आय के वितरण में शुरुआत में तो वृद्धि देखने को मिलती है, लेकिन धीरे धीरे बाद में क्या देखने को मिलता है कि जब आय की वृद्धि पीक पे होती है तो आय के वितरण में कमी आने लगती है। पर्यावरण कुजनेट्स में क्या होगा, इसमें अलग चीज हो जाएगी। चूंकि पर्यावरण शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो चूंकि आर्थिक विकास यानी समृद्धि की दर तथा प्रदूषण के केंद्रीयकरण के मध्य पाए जाने वाले संबंध को प्रदर्शित किया जा रहा है। मतलब कि जब विकास की दर बढ़ती है तो प्रदूषण का स्तर भी बढ़ रहा होता है, जो कि क्या होता है कि किसी भी नहीं कह सकते हैं, पूरी पृथ्वी के लिए ही ये नुकसानदायक है। अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था इस तरह की चीज़ों को प्रेजेंट कर रही हैं कि आर्थिक वृद्धि का मतलब आर्थिक विकास भी हो रहा है और उसके साथ साथ प्रदूषण का स्तर भी इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि कोई देश ये नहीं चाहेगा कि मेरे देश का आर्थिक विकास ना हो। और उस दौड़ में हम प्रदूषण को नहीं संतुलित कर पा रहे हैं या प्रदूषण को हम बढ़ाए चले जा रहे हैं, इसके समानुपाती आर्थिक समृद्धि की दर के समानुपाती कर दिया जाए प्रदूषण केंद्रीकरण को, तो समझ लीजिए कि पर्यावरण के लिए, पूरी पृथ्वी के लिए नुकसानदायक ये माना जाता है। तो इस तरह से आप जोड़ सकते हैं कि पर्यावरण कुजनेट्स वक्र में किन दो चीज़ों के बीच में संबंधों को प्रदर्शित किया गया है, एक आर्थिक समृद्धि और प्रदूषण के केंद्रीकरण के मध्य जो संबंध होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देंगे। अब आता है लाफर वक्र। ध्यान देंगे लाफर वक्र क्या कर रहा है। लाफर वक्र में टर्मोलॉजी क्या इस्तेमाल करेंगे, अगर आपको शुरुआती तौर में अगर समझ में ना आए तो उसमें ध्यान रखेंगे। इसमें जो टर्मोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है करारोपण शब्द का, अभी तक कहीं भी मैंने करारोपण वर्ड का इस्तेमाल किसी भी प्रकार के वक्र को समझाने के लिए नहीं किया है, मगर लाफर वक्र में हम करारोपण शब्द को लेके आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या ध्यान देंगे कि यहाँ पर सरकार और सरकार द्वारा इम्प्लीमेंट किए गए करारोपण की चीज़ों को बताया गया है। तो सरकार इम्प्लीमेंट क्यों कर रही है, सरकार टैक्सेशन प्रणाली क्यों लेके आती है, जिससे कि अपने राजस्व में वृद्धि कर सके या अपने राजस्व को मेंटेन कर सके। ठीक है, ये चीज ध्यान देंगे। यदि करारोपण की दरों को कम कर दिया जाए, ध्यान दें, यहाँ दें करारोपण, इसमें यह बताया जाए लाफर वक्र क्या प्रदर्शित कर रहा है कि अगर सरकार करारोपण की दरों को कम कर दे, मतलब टैक्स की दर को कम कर दे, तो सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व में वृद्धि होगी, ये बता रहा है लाफर वक्र। मगर दर अगर कम होगी तो राजस्व में वृद्धि होगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स पेड करना शुरू कर देंगे कि भाई ठीक है दर कम है तो भाई हमको टैक्स पेड करना चाहिए, लोग टैक्स चोरी करने लगते हैं। ठीक है, लेकिन यह वृद्धि एक सीमा तक ही
होगी। ध्यान देंगे, जो राजस्व की वृद्धि जो हो रही है, यहाँ पर समझें, एक सीमा यहाँ पर भी क्या होगी, एक सीमा, जब हम टैक्स को कम कर रखे हैं और जब जो शुरुआती जो वृद्धि देखने को मिल रही है, राजस्व वृद्धि, सरकार का खजाना जो बढ़ रहा है शुरुआती दौर में, वो बाद में एक सीमा पर जाकर रुक जाएगा। ध्यान देंगे, वही बात कही जा रही है। यदि करों की दरों में अधिक कमी कर दी जाए, ज़्यादा ही कमी कर दिया, मतलब आप लग रहा है कि हाँ सरकार ने पहले 10% ले रहे थे, फिर 9% लेके आए, फिर 8%, तो लग रहा है कि हाँ राजस्व बढ़ रहा है, 5% लेके आए, फिर 6-4% कम हो रहा है। लेकिन जैसे 2% पहुंचा, बहुत ज़्यादा ही कम हो गया, दर को बहुत ज़्यादा ही कम कर दिया, करारोपण की दर को बहुत ज़्यादा ही कम कर दिया, तो फिर राजस्व क्या होगा, घटने लगेगा, मतलब राजस्व में कमी देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह देखते हैं, शुरुआत में वृद्धि अगर हम देखें राजस्व की, तो शुरुआत में देखने को तो मिलेगी, लेकिन फिर एक पीक पॉइंट पर जाके कमी देखने को मिलेगी, मतलब कि एक यू शेप में बन जाएगा आपका, जो यू कह रहे हैं, यू तो उल्टा बनेगा, यू शेप में नहीं बनेगा, ये उल्टा यू बन जाएगा आपका। ठीक है, मतलब शुरुआत में तो वृद्धि देखने को मिल रही है और फिर कमी देखने को मिलेगी। तो ये समझ लीजिए कि आपको किस तरह पर लाफर वक्र के अंदर हो क्या रहा है, करारोपण को इम्प्लीमेंट करना है और फिर राजस्व को एकत्रित करना है। करारोपण सरकार लगाती है, कर टैक्सेशन लगाती ही कि राजस्व इकट्ठा कर ले, लेकिन फिर उसको बढ़ाना है, घटाना, किस तरह से अर्थव्यवस्था के विकास में इस करारोपण प्रणाली को इस्तेमाल करना, वो सरकार देखती है उसको। तो लाफर वक्र इस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा होता है कि आप किस तरह से क्या चीज़ होती है, कैसे टैक्स बढ़ रहा है या टैक्स घट रहा है, और किस तरह से हम प्रेजेंट दिखा रहे हैं कि इस वर्ष पर्टिकुलर किसी वित्तीय वर्ष में, किसी वर्ष में हमने टैक्सेशन इतना इंप्लीमेंट किया, इतना कम किया, तो इतना राजस्व की वृद्धि देखने को मिली। साल दर साल किस तरह से हम लाफर वक्र के माध्यम से करारोपण से होने वाले राजस्व की वृद्धि या घटोतरी को प्रदर्शित करते हैं। उसके अंदर लाफर वक्र के अंदर ये चीज़ देखेंगे। प्रस्ताव वक्र देखेंगे। प्रस्ताव वक्र क्या है, किसी देश का प्रस्ताव वक्र उस सापेक्ष वस्तु कीमत को निर्धारित करता है जिस पर व्यापार होता है। बहुत सामान्य सी चीज़ है ये भी। प्रस्तावक एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से इसका लेना देना है। इसमें हम क्या कहते हैं कि जिस वस्तु का व्यापार होता है उसकी कीमत और उसके व्यापार के बीच में संबंधों को प्रदर्शित करते हैं प्रस्ताव वक्र के अंदर। वही चीज मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, किसी देश का प्रस्ताव वक्र उस सापेक्ष वस्तु, पर्टिकुलर जो वस्तु का व्यापार हो रहा है की कीमत को निर्धारित करता है जिस पर व्यापार हो रहा है। ठीक है, ध्यान देंगे इसमें। तो प्रस्ताव वक्र का संबंध वस्तु की कीमत और उसके व्यापार से है। व्यापार व उदासीनता वक्र देखें, ये भी कुछ इसी तरह से। इसमें क्या कह रहा है, इसका प्रयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि व्यापार का उत्पादन तथा उपभोग पर, ठीक है, व्यापार उत्पादन, अब कोई भी देश किसी चीज का उत्पादन कर रहा है या उसका इस्तेमाल कर रहा है, मतलब उपभोग कर रहा है, पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो व्यापार किस तरह से प्रभावित करता है किसी चीज के उत्पादन और उसके उपभोग पर किस तरह से प्रदर्शित करता है, ये चीज व्यापार उदासीनता वक्र। व्यापार उदासीनता वक्र घरेलू उत्पादन तथा उपभोग में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाता ही है, साथ ही व्यापारिक शर्तों, व्यापार के परिमाण में परिवर्तनों से वास्तविक आय में होने वाले परिवर्तन को भी दिखाता है। सीधी सी बात है इसमें कि इसमें शब्द इस्तेमाल किया गया व्यापार उदासीनता वक्र, मतलब कि कोई भी देश जब किसी चीज का उत्पादन कर रहा है तो उसका उत्पादन जब करता है तो उसका उपभोग भी करता है, और उसका उत्पादन को उसका व्यापार भी तो करेगा, तो व्यापार भी करता है। कोई देश क्या कहता है, सीधे तो पूरा उपभोग ही कर लेता है, व्यापार नहीं करता, लेकिन कुछ चीज़ों का व्यापार भी करता है। तो जब आप कोई चीज़ उत्पादन कर रहे हैं उसी चीज़ को व्यापार भी करना है, उसी वस्तु का व्यापार भी करना, मतलब आयात निर्यात भी कर रहे हैं, ठीक है, तो उस वस्तु का उपभोग के साथ क्या संबंध होगा, ठीक है, तो किस तरह से व्यापार इंप्लीमेंट कर रहे हैं उत्पादन उपभोग को। भाई जाहिर सी बात है कि आप अगर हम निर्यात को प्रोत्साहन दे रहे हैं तो देश की सरकारें ये चाहेंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो, चाहे वो खाद्यान्न के क्षेत्र में हो या फिर आपका उद्योग के क्षेत्र में चले जाएं या फिर सेवा के क्षेत्र में चले जाएं, किसी चीज़ का हम प्रोडक्शन कितनी मात्रा में कर पा रहे हैं और तभी तो हम उसका व्यापार कर पाएंगे, उसका निर्यात कर पाएंगे। निर्यात पर फोकस कर रहे हैं तो उत्पादन को हम बढ़ाएंगे, ठीक है, और उसी हिसाब से उपभोग भी होगा, उपभोग भी प्रभावित होगा। अगर हम किसी चीज़ को मंगा रहे हैं, मान लीजिए आयात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो उत्पादन निगेटिव में है, उत्पादन कम हो रहा है, तभी तो हम किसी चीज़ को आयात कर रहे हैं। और आयात क्यों कर रहे हैं, उपभोग करने के लिए तो कर रहे हैं।
इसी चीज को प्रेजेंट करने के लिए वक्र के माध्यम से हम व्यापार उदासीनता वक्र का इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक है, तो इस तरह समझ गए, प्रस्ताव वक्र और व्यापार उदासीनता वक्र। यहां पर व्यापार कीमत और व्यापार के बीच में बता रहा है संबंधों को। यहां व्यापार उदासीनता वक्र में उत्पादन उपभोग पर व्यापार का क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस चीज को प्रेजेंट कर रहा है। तो एट लीस्ट मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों ने इस चीजों को समझ तो लिया होगा, लेकिन जैसे कि आप कुछ दिन अब इसको नहीं पढ़ेंगे तो आप भूल जाएंगे आखिर में। तो इसमें क्या करें आप लोग इसको समझने के लिए कि जब भूल जा रहे हैं तो आप इसको याद करें, ये कि हमने किस प्रकार के वक्र में किस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल किया और किन के बीच हम संबंधों की यहाँ बात करें। जैसे हम लॉरेंज वक्र में जब कह रहे थे तो हमने आपको बताया आय के वितरण और विषमता को प्रदर्शित करने का काम करता है। लेकिन जैसे कुजनेट्स वक्र जाते हैं हम लोग, तो इसमें आय की वृद्धि के साथ साथ आय की विषमता किस तरह से घट रही है और किस तरह से बढ़ रही है और किस तरह से घट रही है, इसको प्रदर्शित कर रिलेशन। फिलिप्स वक्र में जाते हैं तो बेरोजगारी की बात मुद्रास्फीति के बीच संबंध को प्रदर्शित कर रहा है। पर्यावरण कुछ में तो आर्थिक समृद्धि और प्रदूषण के बीच में संबंध को प्रदर्शित कर रहा है। लाफर वक्र में करारोपण और सरकार के राजस्व वृद्धि के बीच में प्रदर्शित कर रहा है। प्रस्ताव वक्र में जाएंगे कीमत और व्यापार की बात कर रहा है। व्यापार और उदासीनता में जाएंगे तो व्यापार का उत्पादन उपभोग पर क्या। तो ये टर्मोलॉजीज अगर आप जोड़ पाए वक्रों के साथ तो आपको आसानी हो जाएगी समझने में कि आखिर में कहा क्या गया होगा। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।